नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप सबको हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बादशाह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुज़्क व एहतशाम के साथ मनाई जा रही है, मनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मौके पर भी जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारक हम मना रहे हैं, उनकी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया का एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़ रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी जारी रखे हुए है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा लगता है कि सारे मुसलमान साले आलम अरब और इस्लामी ममालिक अपने भाइयों को यानी फ़लस्तीनी भाइयों को फरामोश कर चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गज़ा में आपने देखा कि किस तरह 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद से इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उनके कत्लेआम में मसरूफ़ है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 41,246 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 95,327 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का सवाल है, उसमें से 50% से ज़ायद फ़लस्तीनी मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं, किसी काम के काबिल नहीं रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 90% गज़ा को इसराइल ने अपनी बमबारी के ज़रिए, अपने फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए, ज़मीनी हमलों के ज़रिए तबाह ताराज कर दिया है, ज़मीन दोज़ करके रख दिया है और मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक इसराइल को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी से रोकने की बजाय उसे बड़े पैमाने पर हथियार फराहम कर रहे हैं, गोला असलाह व गोला बारूद फराहम कर रहे हैं। ऐसे में इन पर अफसोस करने और उनकी मजम्मत करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको जैसे कि बताया है कि यानी 7 अक्टूबर 2023 से 41,406 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों और ख़वातीन की तादाद इस कदर ज़्यादा हो गई शहीद होने वालों की कि सारी दुनिया को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया ऐसा लगता है कि गीरत से, शर्म हया से बहुत दूर हो गई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसराइल के ताज़ा हमलों में जिसने ताज़ा हमलों में जो गज़ा सिटी नसीरत में किए गए हैं, उसमें 20 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और उनमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि रफ़ा में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसी दौरान इसराइल ने इतराफ़ किया है कि गज़ा में गुज़िश्ता नवंबर को जो 3 इसराइली यरगमाली मारे गए थे, वो ख़ुद उसके हमले में मारे गए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल के जो यरगमाली फ़लस्तीनियों के कब्ज़े में हैं, उनमें जो भी लोग अब तक मरे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों का नतीजा है। और एक ख़बर ये भी है कि वहाँ पर यानी हूती बागियों ने इसराइल को बहुत परेशान कर दिया है और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बरसाते हुए उसे इस कदर परेशान कर दिया है कि हूतियों के जो तर्जमान हैं, उनका दावा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के साथ ही तकरीबन 20 लाख यहूदी महफूज पनाहगाहों में जाने पर मजबूर हो गए और उनमें पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा, जो हूतियों ने इसराइल पर दे मारा था, यानी इसराइल की जानिब दागा था। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हूतियों का इसराइली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स पर हमला इस बात का सबूत है कि हूती बागी आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही जारहाना रवैया अख्तियार करेंगे और अगर इसराइल उनके खिलाफ कोई यानी इंतकामी कार्रवाई करता है तो उसका वो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो रॉकेट इन हूती बागियों ने बरसाया था, वो तल अवीव के करीब एक मुकाम पर गिरा, जिससे आग भड़क उठी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसराइल का जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है यानी डिफेंस सिस्टम है, वो बिल्कुल नाकाम रहा है इस मिसाइल को रोकने। और आपको ये बता दूं कि हूतियों के तर्जुमान का दावा है कि 2000 किलोमीटर का सफ़र
इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने सिर्फ 11 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार का और उसकी तबाही और बर्बादी का। अगर इसराइल के किसी आबादी पर ये फट पड़ता या फिर आबादी में गिरता तो समझिए कि कितना बड़ा जानी नुकसान होता है। अब देखना है कि इसराइल और उसका सबसे बड़ा हलीफ, उसका सबसे बड़ा हमदर्द, उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका क्या इकदाम करता है इसराइल को हूथियों के बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने और ईरान से बचाने और दूसरे जो अहम तंजीमें हैं हिजबुल्लाह से बचाने। और क्योंकि लेबनान से भी ये इत्तलात आ रही है कि लेबनान की जानिब से भी इसराइल पर कई एक रॉकेट्स दागे गए हैं जिससे इसराइल की परेशानियों में इजाफा हुआ है। इसी दौरान वज़ीर आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने हूथियों को इंतबा दिया है कि तुम लोग गजा की तबाही देख लो, क्योंकि हमारे साथ जो भी दुश्मनी करता है उसका अंजाम यही होता है। लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का पता नहीं है कि हूती जिनके पास कुछ ज़राए नहीं है उसके बावजूद भी हाइपरसोनिक मिसाइल अगर इसराइल पर दाग सकते हैं तो आने वाले दिनों में वो इसराइल को किस तरह तबाही के दहाने पर खड़ा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है और सो एक लम्हे फिक्र भी है इसराइल के लिए। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका। अमेरिका का हाल आपको अच्छी तरह मालूम है। एक तरफ वो बाइडन जो अपनी ज़ईफ़ी के बायस दूसरी मियाद के लिए उम्मीदवार नहीं बने, यानी सदारती उम्मीदवार बनने से कासिर रहे और कमला हैरिस की उन्होंने तायद की है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रिपब्लिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया और वो बड़ी यानी सख्ती के साथ मुकाबला करने पर तुले हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी कोई जवान नहीं है बल्कि वो भी ज़ईफ़ हैं और कमला हैरिस उनके जो मुकाबिल उम्मीदवार है उससे 19 साल उनकी उम्र बड़ी है। बहरहाल जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि चाहे उन पर लाख कातिलाना हमले किए जाएं वो बराबर मुकाबला करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं और अपनी जद्दोजहद अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अमेरिका से ये इत्तलात आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी मरतबा कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई जो नाकाम रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये कातिलाना हमला नहीं था बल्कि दो लोगों की लड़ाई थी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उनके गोल्फ क्लब के करीब फायरिंग की इत्तलात सामने आई हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप पर फायरिंग फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में वाक़े ट्रंप गोल्फ क्लब के करीब हुई है। साबिक़ सदर उस वक्त गोल्फ खेल रहे थे, इस तरह की भी इत्तलात आई हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो दो लोग आपस में लड़ रहे थे उन्होंने फायरिंग की AK-47 से। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही आई ट्रंप का जो सिक्योरिटी अमला था वो चौकस हो गया और फिर अतराफ अकनाफ तलाशी शुरू कर दी, जिसके दौरान वहाँ पर एक AK-47 राइफल भी पड़ा मिला है। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन इसी दौरान एक इत्तला मिली है कि इस सिलसिले में एक 58 साला शख्स अयान विस्पिले रूत को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब देखना यह है कि तहक़ीक़ात में हक़ाइक़ सामने आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ तक बाइडन इंतज़ामिया का सवाल है, बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इस सिलसिले में एक बयान दिया गया है और इस बात पर खुशी का इज़हार किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कातिलाना हमले में भी बच गए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि पहला जो कातिलाना हमला हुआ वो फ्लोरिडा में हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। एक नौजवान ने गोली चलाई और वो गोली हुस्न इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन एक बात ज़रूर यह है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है, अल्लाह ताला ही ज़िल्लत देने वाला है। तो बहरहाल अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के किस्मत में इज़्ज़त आती है या ज़िल्लत आती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो अंदाज़ है, उनकी जो लैंग्वेज है, उससे तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार के लिए मुनासिब नहीं है। उसके बावजूद वो ट्रंप कमला हैरिस का मुकाबला कर रहे हैं। कमला हैरिस खुद अटॉर्नी रह चुकी हैं और जिस अंदाज में उन्होंने पहले मुबाहिज़े में ट्रंप को शिकस्त दी वो सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि ट्रंप के चाहने वालों के लिए भी फिक्र की बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि पेंसिल्वानिया के इलाके बटलर में मुनक़िदा रैली के शुरा से खिताब के लिए जैसे ही ट्रंप स्टेज पर पहुंचे वहां पर गोली चलाई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले हमले के बारे में बताया, यानी उस कातिलाने हमले में यकीनन ट्रंप बाल बाल बच गए थे। लेकिन कहा जाता है कि आप बाल बाल बच जाएं, अगर मौत आपकी किस्मत में है या ज़ख्मी होना आपकी किस्मत में है तो आप ज़रूर ज़ख्मी होंगे और आप ज़रूर मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे।
नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज कल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और अपोजिशन कायदीन ख़ासतौर पर कांग्रेस से लेकर टीएमसी इन वाक़यात के लिए मोदी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दे रही है। और आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, जहाँ तक फैज़ाबाद का सवाल है, ये हिंदुओं का एक मुक़द्दस शहर समझा जाता है और वहाँ पर मोदी हुकूमत के ने वहाँ राम मंदिर तामीर करवाई और उसके बाद आपने देखा कि मोदी हुकूमत में ही उसका इफ्तिताह भी अमल में आया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। हालांकि सदर जमहूरिया को और या नायब सदर जमहूरिया को या फिर किसी हिंदू मजहब के मजहबी रहनुमाओं को ये रस्म अंजाम देनी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों उस मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया। चलिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या को राम नगरी कहा जाता है और वहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी को जिल्लत का सामना करना पड़ा। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का उम्मीदवार शर्मनाक शिकस्त से दो चार हुआ और खुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी से शर्मनाक कामयाबी हासिल कर पाए, वरना उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी वहां शिकस्त खा जाते। और एक बीजेपी लीडर ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि अगर हम वहां अपने लोगों को नहीं पहुंचाते तो वज़ीर आज़म को भी शर्मनाक शिकस्त हो जाती। तो बहरहाल हम भाई अयोध्या की बात करेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि राज कपूर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के जब फिल्मों का जिक्र होगा तो राज कपूर का नाम जरूर आएगा। और राज कपूर के बारे में कहा जाता था कि वो एक अफसानवी ना सिर्फ अदाकार थे बल्कि हिदायतकार भी थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 1985 में और उसका नाम था राम तेरी गंगा मैली और उसमें एक गाना था राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो अब ऐसा लगता है कि राम मंदिर का यानी फैजाबाद में या अयोध्या में राम मंदिर तो तामीर कर ली गई है और आपको बता दूं कि वहां पर इस कदर शर्मनाक हरकत मंदिर के एक सफाई करने वाली खातून के साथ पेश आई है, जिसके बाद मैं समझता हूं कि योगी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नहीं समझता बल्कि जो अपोजिशन जमात है वो लोग भी यही बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर आजाद हो, तमाम का यही कहना है कि राम नगरी में इस तरह का वाकया पेश आना और वो भी राम मंदिर की सफाई करने वाली एक दलित लड़के के साथ, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोगों का एक साथ मुंह काला करना और मुख्तलिफ मुकामात पर उसका जिनसी इस्तेसाल किया जाना एक शर्मनाक हरकत है और इसके लिए योगी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी बड़े बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या मोदी को हिंदुस्तान में जो बेटियां हैं उनकी फिक्र नहीं है? क्या जो माएँ हैं उनकी फिक्र नहीं है? या योगी जो कहते हैं कि हर वक्त बुलडोजर पर नजर रखते हैं, क्या वो अब इन 8 जालिमों और दरिंदों के घरों पर भी बुलडोजर चलाएंगे? ये एक सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक ये वाक़े का सवाल है, ये अयोध्या की हाई सिक्योरिटी जोन के एक गेस्ट हाउस में पेश आया है और पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। और यह भी कहा जाता है कि जो वीडियो मंजर यहाँ पर आया उस तालिबा का, उस दलित लड़की का जो राम मंदिर में सफाई का काम करती थी, वो साथ ही डिग्री कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की तालिबा भी है। उसने बताया अपना वीडियो के जरिए कि जुमा 13 सितंबर को उसके साथ ये हरकत की गई, फिर 16 सितंबर को भी उसके साथ इस तरह की हरकतें की गई और बिल आखिर उसने पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इब्तिदा में उसकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक दलित है और दलितों का क्या मुकाम है ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है तो आपको बताना ये ज़रूरी है। जुमा 13 सितंबर को ये वाक़या पेश आया और दी टेलीग्राफ में वाज़ेह तौर पर तफसीली तौर पर एक रिपोर्ट शाई हुई है इस सिलसिले में। और आपको ये बता दूं कि जिन इलाकों में इस लड़की के साथ जुर्म का इर्तिकाब किया गया वो आपको बता दूं मंदिर नगरी के हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में वाक़ है। 26 अगस्त को पहली बार पुलिस के पास ये लड़की रुजू हुई और उसने 26 सितंबर को पहली बार पुलिस से ये लड़की रुजू हुई और पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि इस लड़की को, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, उसने कहा कि मुल्ज़िमीन ने धमकियां दी कि अगर तुम पुलिस से रुजू होगी, हमारे खिलाफ शिकायत करोगी तो फिर तुम्हारी छोटी बहनों के साथ भी हम इसी तरह मुंह काला करेंगे और फिर तुम्हारे खानदान को यानी अरकान खानदान को कत्ल कर देंगे। बहरहाल वो लड़की डर के मारे वापस आ गई, लेकिन बाद में उसने शिकायत दर्ज की। वैसे में नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि वनीश चौधरी नामी एक नौजवान से इस लड़की की दोस्ती थी, 4 साल से ये दोस्ती चल रही थी। उसने वादा किया कि ज़िले के कई मुकामात पर तुम्हें मैं सैर कराऊंगा। उसी सैर कराने या घुमाने के बहाने वो ले गया और एक गेस्ट हाउस में जैसे ही वो पहुंचा अपने 2 दोस्तों के साथ उसने उसका
इज्तिमाई इस्मत रेजी की, फिर उसके बाद मजीद 3 लोगों को तलब कर लिया, फिर उसके बाद वो दूसरी मुकाम पर ले गए और मजीद 2 लोगों को तलब कर लिया, यानी 8 लोगों ने उसका जिनसी इस्तेसाल किया। और फिर आपको बता दो ये वाक़या हुआ है राम मंदिर की सफाई करने वाले के साथ। फिर उसके बाद भी आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। अपोजिशन कायदीन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है और जहां तक चंद्रशेखर आज़ाद का सवाल है, उन दोनों ने हुकूमत की शदीद मजम्मत की, पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि आखिर एक दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की जाती है और पुलिस शिकायत क्यों नहीं लेती। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने विनेश, विनय कुमार, शारिक, उदित कुमार और सतराम चौधरी के साथ साथ कहा जा रहा है कि मजीद 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या राम की जो गंगा है उसे मैली होने से ये उत्तर प्रदेश पुलिस बचाती है, ये उसकी हिफाजत को यकीनी बनाती है या नहीं। एक सवाल ये भी है कि बुलडोज़र बाबा यानी योगी आप देखेंगे कि क्या करने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ क्या इन जालिमों, इन दरिंदों के घरों को बुलडोज़र चलाकर मिसमार करेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो बदनाम है बुलडोज़र चलाने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि उनका बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों पर चलता है। अब देखना है कि इन दरिंदों को वो क्या सज़ा देते हैं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपके जहन में यकीनन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम ज़रूर आएंगे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह उन्हें मौत के घाट उतारा गया। यानी मैं बात कर रहा हूँ अतीक अहमद की। अतीक अहमद को और उनके भाई को जिस अंदाज में बिल्कुल करीबी फासले से गोलियाँ मारी गई थी, आज भी हिंदुस्तानियों के जहनों में वो वाक़या ताज़ा है। लेकिन जहाँ तक मुख्तार अंसारी का सवाल है, उत्तर प्रदेश का एक बाअसर सियासी ख़ानदान समझा जाता था और समझा जाता भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई मरतबा रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट रहने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी को जेल में डाला गया और आपने देखा कि किस तरह दौरान क़ैद उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बारे में मुख्तार अंसारी की जो अरकान ख़ानदान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि जेल में खाने में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है, जहर दिया गया है, जिसके नतीजे में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फौरी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कायम कर दी जाती है और फिर मजिस्ट्रेट तहक़ीक़ात भी करता है, रिपोर्ट भी आती है और रिपोर्ट कैसी आती है आपको अच्छी तरह मालूम है। तो बहरहाल इस सिलसिले में भी यानी मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में भी तहक़ीक़ात की गई कि क्या अरकान ख़ानदान ने जो इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें जहर दिया गया है और जहर देने की वजह से उनकी मौत हुई है, इस बात की तहक़ीक़ात की गई थी। मजिस्ट्रियल जांच एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार ने की और जो रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत के हवाले की उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई है बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स मौत का शिकार होता है वो अपनी मौत से पहले कहता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, लेकिन मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में कहा जाता है कि उन्हें जहर नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, उसमें कहा जाता है कि उन्हें जहर नहीं दिया गया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इंसाफ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है, क्या इंसाफ से खिलवाड़ हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तहक़ीक़ात का सवाल है, तकरीबन 5 माह तक ये तहक़ीक़ात जारी रही, जिसमें जेल के अहदेदारों के साथ साथ डॉक्टर्स के साथ साथ मुलाजिमीन और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बशमूल 100 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन तमाम बयानात से इस बात का नतीजा अक्स किया गया, नतीजा निकाला गया कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जहर से नहीं हुई है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान मतनव्वु तहज़ीब का एक गुलदस्ता है। यहाँ पर अनवा अक़साम के तहज़ीबें पाई जाती है, तहज़ीबों की नुमाइंदगी करने वाले लोग पाए जाते हैं और भांत भांत की ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि हर 2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर पर यहाँ की तहज़ीब बदलती है, ज़बानें बदलती है, बोलियाँ बदलती है। इसकी वजह से इसे गुलदस्ता कहा जाता है और यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, उनके पैरोकार यहाँ मुक़ीम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यानी 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत का इक़्तिदार हासिल हुआ है या नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार हासिल हुआ है, बीजेपी को इक़्तिदार हासिल हुआ है, तब से ऐसा लगता है कि लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, कुछ भी आप अपनी चीज़ें पहन नहीं सकते। यानी अगर लिबास भी पहनना हो तो इनकी मर्ज़ी से पहना जाए, खाना भी हो तो इनकी मर्ज़ी से खाया जाए। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। हम आपको लिए चलते हैं उड़ीसा।
उड़ीसा का एक जिला है बरहमपुर। बरहमपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और आप देखेंगे कि आपकी जो मर्जी है वो आप खा सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, दस्तूर ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वहाँ यानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ तकरीबन 7 तलबा व तालिबात बीफ पकाकर खाते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप खाएं, लेकिन परेशान होते हैं हिंदुत्व की तंजीमें। बजरंग दल परेशान हो जाता है, विश्व हिंदू परिषद परेशान हो जाती है। जैसे लगता है कि ये बीफ नहीं बल्कि कुछ और खा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बीफ खाने के बाद इन 7 तलबा को या तालिबात को हॉस्टल से मुअत्तल कर दिया गया। हद तो ये है कि उन पर फीकस 2000 रुपये जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व तंजीमों को जैसे ही इस बारे में इत्तला मिली वो बरहम हो गए और नाराज़गी का इजहार करते हुए धरना दिया और कहा कि फौरी इन तलबा को कॉलेज से निकाल दिया जाए। लेकिन निका कॉलेज में दाखिला आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह होता है, उसके भी उसूल ख़वाद होते हैं। और ये हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद है या दहशत गर्द है, जो खाने के नाम पर भी और जानवर के नाम पर भी लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उन्हें ना तालीम की अहमियत मालूम है, ना इंसानियत की अहमियत मालूम है। तो बहरहाल इन तंजीमों के एहतजाज पर कॉलेज इंतज़ामिया ने 7 तलबा व तालिबात को मुअत्तल कर दिया। उन पर न सिर्फ 2000 रुपये फीकस का जुर्माना आयद किया, बल्कि उनके पेरेंट्स से भी कह दिया गया है कि ये इस तरह की हरकतों में मुलविस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। अब ये कहा जा रहा है कि कॉलेज के अहाते में और फिर हॉस्टल के करीब पुलिस को तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, हम आपको दारुल हुकूमत दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि दारुल हुकूमत दिल्ली तमाम अहम सियासी मराकिज़ के तर्जुमानों का, उनके रहनुमाओं का, उनके पार्टियों का मरकज़ होता है। और आपको ये बता दें कि हम इसलिए ये जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। यानी मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। और ये वो हुकूमत है जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखियों के सहारे चल रही है। तो बहरहाल आपको बता दें कि मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मिल होने पर कांग्रेस ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और मोदी हुकूमत को यूटर्न हुकूमत करार दिया है। और आपको ये भी बता दिए कि कांग्रेस की तर्जुमान है सुप्रिया श्रीनेट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मोदी हुकूमत के 100 दिन तो मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन इस 100 दिन के दौरान मोदी हुकूमत ने कोई कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिया है। बल्कि आपको ये भी बता दें कि मोदी हुकूमत में रेलवे जो सिस्टम है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है और मुल्क में मोदी हुकूमत के वजह से ख़वातीन गैर महफूज हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो कुछ भी मुल्क में हालात हुए हैं वो ख़तरनाक है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि मोदी के पास मुल्क के मसाइल से निपटने के लिए कोई विजन नहीं है। ये बात कांग्रेस की तर्जुमान ने कही है और कहा कि वो सिर्फ कामयाबी का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी कोई हासिल नहीं हुई है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही है कि कांग्रेस की जो तर्जुमान है सुप्रिया श्रीनेट, उसने ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाया है बीजेपी को और मोदी हुकूमत को। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में आपको बता दें कि तेलंगाना सेक्रेटरीट के बाहर राजीव गांधी के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने के हाथों इस निकाब कुशाई की तकरीब अंजाम पाई। इस मौके पर आपको बता दूं कि सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और रियासती वुज़रा और अहम सीनियर कायदीन हनुमंतराव वगैरह के साथ साथ आपको बताना ज़रूरी है कि MLC आमिर अली खान भी मौजूद थे। और नाज़रीन, आपको बता दूं कल ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो असम्बली इंतखाबात हैं और 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात थे वो तमाम के तमाम सेमीफाइनल थे और अब फाइनल तो 2029 में खेला जाएगा और उसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी और मोदी हुकूमत को और बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं कि ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल 2029 में खेला जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने इस आज़म का भी इजहार किया कि मोदी 2029 में शिकस्त खा जाएंगे और ओहदे वज़ारत उज़्मा पर राहुल गांधी फायज़ होंगे और वो उनका ख्वाब है कि राहुल गांधी को बहैसियत वज़ीर आज़म देखें। और रेवंत रेड्डी ने कल ये भी दावा किया था कि दूसरी मियाद के लिए भी रियासत में कांग्रेस मुंतखब होगी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक 9 माह के दौरान कांग्रेस हुकूमत का सवाल है रियासत में, रेवंत रेड्डी का कहना है कि 9 माह के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने बेशुमार वादे किए थे, जिनमें से कई एक वादों को पूरा किया गया है।
नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान किया था कि अंदरूनी 24 घंटे वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चूंकि आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील है, इसलिए वो कल अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, ऐसा लगता है कि ये एक सियासी चाल है जो मोदी हुकूमत को शर्मसार करने के लिए चाल चली गई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफ़ा देंगे। इसी दौरान इतला मिली है कि साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और कौन चीफ मिनिस्टर होगा इस पर तबादले ख्याल भी किया। और ये भी कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब तक अवाम उन्हें दियानतदारी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे वो इस ओहदे पर फायज नहीं रहेंगे, इस ओहदे से दूर रहेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया था। नाज़रीन, आपको यही बताना ज़रूरी है कि मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, तमाम के तमाम को दिल्ली लिक्कर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। और हालिया अरसे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानतें दी है और वो ज़मानतों पर रिहा हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइंदा साल फरवरी में दिल्ली के इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि इंतखाबात फरवरी में हो, बल्कि नवंबर में कर दिए जाएं महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के साथ, तो बेहतर रहेगा। लेकिन अब देखना है कि इन 2 माह के लिए कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर के लिए जो जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनमें सरफहरिस्त है 2 खवातीन, सुनीता केजरीवाल जो केजरीवाल की बीवी हैं और दूसरी हैं आतिशी जो रियासती वजीर हैं। ये भी बाअसर वजीर हैं और हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद करती हैं। और तीसरे जो हैं गोपाल राय है और चौथे सौरभ भारद्वाज है। इसके अलावा आपको बता दूं कि राघव चड्ढा भी उम्मीदवारों में शामिल दिखाई देते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कैलाश गहलोत को भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।